देखिए TV9 भारतवर्ष पर आप इसकी बड़ी कवरेज देखेंगे। राम दरबार का आज प्राण प्रतिष्ठा होना है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। विदेश यात्रा से भारत लौटते ही असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से दिया है करारा जवाब। बलूचिस्तान में मुस्लिमों की हत्या कर रहा है पाकिस्तान। उन्होंने कहा है पाकिस्तान में मुसलमान ही सुरक्षित नहीं है, दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया है। TV9 पर असदुद्दीन ओवैसी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गए थे। अल्जीरिया, बहरीन, सऊदी अरब जो डेलीगेशन गया था उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब गए थे। हमारे साथ जुड़े हैं वो TV9 भारतवर्ष पर। बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका। शुक्रिया। ओवैसी साहब, ये तमाम डेलीगेशन जो अलग अलग देशों में गए उसमें मिडिल ईस्ट गए, आपका जो डेलीगेशन वहां गया था, आपका तजुर्बा किस तरह का रहा? वहां पर जब भारत का पक्ष आपने रखा तो किस तरह का रुख इन तमाम देशों का था? नहीं, इन देशों का रुख अच्छा रहा। हमने अपनी कोशिश की, अपनी बात को सामने रखा। हमको बताया कि भारत एक विक्टिम रहा है आतंकवाद का, दहशतगर्दी का, और हमने उनको ये भी बताया कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ जिसमें TRF ऑर्गेनाइजेशन ने ये आतंकवाद का हमला किया, उसके बारे में भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1262 सैंक्शन कमेटी के सामने दिसंबर 2023 और मई 24 दो मरतबा हमने इसके बारे में कहा कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है। और फिर हमले के बाद जो ईमेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किए, हमने बताया कि 2 ईमेल्स तो पाकिस्तान के मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड के करीब से किए गए जी। और फिर हमने ये बताया कि हमारे पास फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मालूम हुआ है जो वहाँ पर आई विटनेस थे पहलगाम के, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो मैच करता है उन टेररिस्ट से जो हमारे एक टनल में इंजीनियर्स की हत्या की थी। और ये सब चीज़ें हमने उनके सामने रखी। बाज़ ने कहा कि आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से, तो हमारे डेलीगेशन ने उनसे कहा कि हमने बातचीत की 26/11 के बाद, उसका कोई हल नहीं निकला। हमने एविडेंस दिया, DNA सैंपल्स दिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिए, जो पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बैठकर मुंबई की होटलों में जो आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, उनको डायरेक्शंस दे रहे थे। पठानकोट में गलत नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गलत फैसला लेकर ISI को दावत दी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये चारों कंट्रीज का जो सिलेक्शन हमारी सरकार ने किया जी। वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये चारों कंट्रीज मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF के पार्ट हैं। और माजी में पास में उन्होंने पाकिस्तान के FATF इंक्लूजन का ऑब्जेक्शन नहीं किया था। और अल्जीरिया तो 1995 से लेकर मिड 2005 तक, जिसको लोग ब्लैक डिकेड कहते हैं, वो विक्टिम रहा है आतंकवाद का। करीब 50,000 अल्जीरियंस उसमें मारे गए थे। सऊदी अरब को हम लोग गए, वहाँ पर हमने बताया कि सऊदी उलेमाओं ने 2010 या 2013 में दहशतगर्दी के खिलाफ एक फतवा दिया था जी। और उस फतवे की खासियत ये थी कि उन्होंने उसमें कहा था कि जो फाइनेंसिंग भी करते हैं वो भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, कॉम्प्लिसिट हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि जय पांडा ने इस डेलीगेशन को लीड किया, बड़े अच्छी तरीके से लीड किया। हम तमाम ने अपनी अपनी बात को उनके कंट्रीज के जो जिम्मेदारों से जी। हमारी मुलाकात हुई तो हमने अपनी बात को रखा है। ओवैसी साहब, ये जो देश हैं, जैसे आपने भी बताया कि अहम है FATF के लिहाज से भी, लेकिन इन देशों में एक और ख़ास बात है, सऊदी अरब हो या कुवैत हो, बहरीन हो, कि मुस्लिम डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और पाकिस्तान एक नैरेटिव बार बार इस्तेमाल करता है, जो जब पहलगाम का हमला हुआ उससे पहले आसिम मुनीर ने तुलना की थी हिंदू मुसलमान की, कैसे अलग हैं, धर्म के आधार पर वो कैसे बार बार बांटने की कोशिश करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए। यहाँ जब आप गए तो किस तरह का पहलू वहां आपको दिखाई दिया? क्योंकि पाकिस्तान ये दरअसल बार बार कोशिश करता है कि उसे इस तरह के और इन तमाम देशों से समर्थन मिले, तो क्या वहां ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो किस तरह का आतंकवाद है जो भारत में वो फैला रहा है, और उसके खिलाफ जो पक्ष है उसको समझ रहे हैं क्या वो लोग?
नहीं, पहले तो हमने उनको बताया कि पाकिस्तान ये जो झूठ बोलता है कि मुस्लिम कंट्री है, भारत में 240 मिलियन मुसलमान रहते हैं। तो ये मुसलमानों का झंडा उठाकर भारत की तरफ बताना गलत है। हमने उनको बताया कि अगर ये बात पाकिस्तान कह रहा है तो फिर क्यों पाकिस्तान बलूचियों पर उनको कत्ल कर रहा है? वो भी तो मुसलमान है। तालिबान हुकूमत कर रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उनके बॉर्डर आउटपोस्ट पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करता है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, बॉर्डर के ऊपर आप गोली चलाते ईरानियन सिक्योरिटी गार्ड्स में मर जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है, पाकिस्तान की ये मुनाफिकत है, ये चेहरा असली चेहरा है पाकिस्तान का। तो हम वो भी उनको सामने रखे, तो इसको उनको देखना पड़ेगा। और फिर हमने सऊदी अरेबिया में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने शायद 2022-23 में एक 1.4 बिलियन डॉलर्स का उनको लोन दिया जी। फिर अभी शायद 23-24 में उन्होंने और 14 मिलियन डॉलर एक्सटेंड करने का वादा किया या देने वाले हैं। तो हमने कहा कि आप ये देख लीजिए, आप सॉवरेन हैं, आप जिसको चाहे आप, आपका फैसला है, मगर ये पैसा कहीं आर्मी के जरिए टेररिस्ट ग्रुप से तो नहीं जा रहा है। अगर वहाँ के गरीबों की गुर्बत के खात्मे के लिए हो रहा है, पोलियो के खात्मे के लिए हो रहा है, बेरोजगारी के लिए कुछ हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं, मगर ये पैसा तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का एक झूठा प्रोपेगेंडा है। और आज भी बिलावल जरदारी भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन में कुछ अहमखाना बात कही है। जी हाँ। और वो ये भूल रहे हैं कि उनकी माँ को किसने मारा। उनकी माँ को तो किसने मारा? मुसलमान ने मारा है कि नॉन मुस्लिम मारा, बताओ। और जिस यूनाइटेड नेशन में बैठकर वो भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसी यूनाइटेड नेशन ने एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भिजाया था, जो किसी मुल्क के डिप्लोमेट से उन्होंने जाकर कहा कि पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की हत्या की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी शॉडी थी। और कोर्ट ने सिर्फ 2 लोगों को सजा दी। कौन थे वो लोग? कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया, खामे वारदात की को पानी से धो दिया और मुशर्रफ पे इल्जाम लगा दिया। मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। तो बिलावल जरदारी भुट्टो को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जी, अब तो आपकी वालदा को दहशतगर्दों ने खत्म किया, चाहिए पूरा 130 लोग मारे गए। बिल्कुल। लेकिन वैसी साहब, एक और पक्ष आपके इस डेलीगेशन का ये कि जब डेलीगेशन गया और वहां मुलाकात हुई तो तमाम जो पार्टी थे उनके लोग उसमें शामिल थे, तमाम सांसद अलग अलग पार्टियों के थे और उनका प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिला इन तमाम डेलीगेशंस में। और एकजुटता की एक जो मिसाल है वो साबित करने की कोशिश भी की गई और हकीकत भी है कि देश एकजुट है आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन इसका फिर एक राजनीतिक पक्ष भी है कि इस पर राजनीति भी शुरू हुई। इस तरह के बयान भी जब डेलीगेशन थे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डेलीगेशन, तो उसको लेकर इस तरह की चर्चा भी हुई कि देखिए ये बहुत अहम लोगों से तो मिल नहीं रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा से ही मिल रहे हैं, कुछ अहम इससे हासिल क्या होगा। आप कैसे देखते हैं इस तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं या उठाए गए, वो किस हद तक सही है? अब वो जमहूरी अख्तियार उनका है, वो कुछ भी बोल सकते, मगर हकीकत ये है कि बहरीन, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया में जो हमारा विज़िट था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और हमने वहाँ के जो उस कंट्री के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या शूरा काउंसिल के चेयरमैन हैं या शूरा काउंसिल के मेंबर हैं, या उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अब सऊदी अरेबिया में हिज एक्सेलेंसी आदिल जुबैर साहब से, जो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं, 2 घंटे की हमारी मुलाकात हुई। इसको क्या बोलेंगे आप? जो अल्जीरिया में जो उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मोहतरमा थी, उनसे 1-1.25 घंटे की मुलाकात रही, उसको क्या बोलेंगे आप? जो अल्जीरिया की जो पार्लियामेंट की जो पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे हमारी मुलाकात रही। वो इतना इम्प्रेस हुए हमारे से कि उन्होंने कहा कि नहीं, रात में मेरे साथ आप लोग खाना खाइए। फिर वहाँ पर हमारी 1 घंटा 1.25 घंटे मुलाकात चली। कुवैत में वहाँ पर है, बहरीन में हुई। तो अब नहीं मालूम वो क्या है, अब किसी को तो आप रोक नहीं सकते, जमहूरियत है तो बोल रहे हैं। लेकिन वहीं के डिनर का एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर आ गया और उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि देखिए ये गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने गए लेकिन ये हो रहा है वहां। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको मेरा पहले मौक़िफ़ समझा दूं, क्योंकि मैं उनके बाजू बैठा था।
रेखा शर्मा, मोहतरमा रेखा जी। शर्मा के बाजू। मैं ना गाने सुनता हूँ ना किसी से कहता हूँ गाने सुनो, क्योंकि मैं लाइटर में कह रहा हूँ, लोगों से कहता हूँ कि मेरा गाना सुनो। मगर हकीकत ये है, उसका बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में भारत को लोग जो भारत को जानते हैं, वो एक 1960 की एक पिक्चर थी, उसका नाम था जाने तू। अब जहां कहीं भी भारत के लोग जाते हैं उनको जाने तू बोलते हैं लोग। तो कई लोग जो गए, जो मार्केट से गए, तो उनको बोल दिए, और लोग हम भारत के नागरिक को देखकर वो पिक्चर के गाने गाना शुरू कर देते। तो इन्होंने कहा कि मुझे उसके कुछ क्या बोलना चाहिए, वो लिरिक्स याद हैं, तो उन्होंने इम्प्रॉम्प्टो लिरिक्स पढ़ दिए। तो किसी को पता ही नहीं, वो उन्होंने पढ़ दिया। तो वो जितने अल्जीरियन जो लीडर्स बैठे थे वो बड़े खुश हुए, वो अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए। बल्कि वो तो इसरार कर रहे थे कि तुम और गाओ, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे इतना ही याद है, इससे ज़्यादा याद नहीं है। तो इसको इस तरीके से देखना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। अब अगर कोई गलत समझता है ठीक है, ये भी आपका जमहूरी हक है, आप करिए। वैसे साहब, एक कुछ लोगों की बहुत चर्चा हुई, तमाम डेलीगेशंस गए, लेकिन कुछ लोगों की बहुत चर्चा हुई, शशि थरूर की बहुत चर्चा हुई, आपकी बहुत चर्चा हुई, आपके बयानों की लगातार चर्चा देश भर में हुई कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान के जो तमाम नैरेटिव्स हैं, पाकिस्तान के तमाम जो बयान हैं, उनको कैसे माकूल जवाब, अप्रोप्रिएट जवाब दिया आपने। तो आपको जो ये लगातार सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी लगातार जिस तरह से आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि इसे आप कैसे देखते हैं कि क्यों है ये? नहीं, मुझे ना तो ताज्जुब हो रहा है, ना मुझे खुशी हो रही है, ना कोई तकलीफ हो रही है। भाई, मैं जो हूँ वो आवाम के सामने हूँ। मैं ये सब बातें किसी से दाद हासिल करने के लिए, वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं कहा हूँ। मैं पहले से मेरे पूरे परिवार का, हमारे मरहूम वालिद ने, हमारी मरहूम दादी ने जो हमारी तरबियत की, वो यही थी कि हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, और हुब्बुल वतनी के मज़ाहिर हम करते आए हैं। अब ताज्जुब इस बात का है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है, मगर हमारी जिस घराने में हम पैदा हुए, जिस घराने में हमारे बुजुर्गों ने हमारी तालीम दी, जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, उस पार्टी के तमाम जिम्मेदारों ने हमको हुब्बुल वतनी का सबक सिखाया। तो इसमें अगर अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो कोई, मेरा मानना यह है कि जितने एमपीज़ गए हैं, हम तमाम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम इस मुल्क से अपनी हमने जो कुछ हासिल किया इस ज़मीन से, और जो कुछ हमको इज़्ज़त मिली, यकीनन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह के करम है कि अल्लाह ने हमको ज़मीन पैदा कि हम उस मुल्क के मामले में जाकर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा इज़्ज़त और क्या हो सकता है? वैसे साहब, आपके वापस आने पर कुछ पोस्टर भी लगे हैं हैदराबाद में। आपके वापस आने पर कुछ पोस्टर भी लगे हैं हैदराबाद में, उनकी भी बहुत चर्चा हो रही है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदारों से बात करके कहा हूं कि उन पोस्टरों को निकालिए, ये पोस्टर्स गलत है, और ये गैर ज़रूरी के भारत के जितने सियासतदान, ज़्यादातर सियासतदान हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, उसमें आप गैर ज़रूरी के नफ्स को मोटा कर रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं किए। बड़ा काम तो हमारे फ़ौज के लोगों ने किया, जिन्होंने एक करारा जवाब दिया पाकिस्तान को 8 तारीख के दिन, और 9 की रात और 10 तारीख के दिन। तो हमको उनकी दाद देनी चाहिए, उनके हिम्मतों को सहराना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। हम तो एक महज अवाम के नुमाइंदे देश में जो राजनीति हैं, और अगर मैं नहीं होता तो कोई और करता। तो उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना पक्ष भी रखें, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, मांग की गई, और इसके पहले भी तमाम और विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि स्पेशल सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। क्या आप उस पर कहते हैं सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और वहां पर बहुत से सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब देने चाहिए? जी, स्पेशल सेशन का प्रेसिडेंट है, पहले भी स्पेशल सेशन बुलाए गए, मगर आज फोर्थकमिंग मॉनसून सेशन के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी, हम आपके चैनल के ज़रिए से नरेंद्र मोदी सरकार को बताएंगे और बता रहे हैं कि जब मॉनसून सेशन जुलाई में शुरू होगा, तो हमारा डिमांड है कि पार्लियामेंट में एक पहलगाम के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट होनी चाहिए,
क्योंकि पहलगाम की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, अकाउंटेबिलिटी किस पर होगी, उसका हमारा डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी, ये सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, ऐसे कई सवालात हैं। और अगर मोदी सरकार ये कहती है कि ये सेंसिटिव इशू हम डिबेट नहीं कराएंगे, तो हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत की पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये प्रोविजन है कि अगर कोई रूलिंग पार्टी उसको सेंसिटिव कहती है तो आप उसको इन कैमरा कराइए, पूरी मीडिया को निकाल दीजिए, रिपोर्टिंग मत कराइए, मगर चर्चा तो होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार भागेगी नहीं, ये चर्चा कराएगी ताकि वो सुने, क्योंकि सत्ता में वो है, जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। तो हम ये सवालात हैं जो उनको सुनना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के जरिए पूरे देश के 130 करोड़ जनता को। क्योंकि ये मांग हो रही है, साथ ही सर्वदलीय बैठक की मांग हो रही है कि वहां पर भी सवालों के जवाब देने चाहिए, और सरेंडर शब्द एक बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो आपका क्या उस पर कहना है कि क्या सरेंडर कर दिया वाकई? नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जिस पार्टी के मोअज़्ज़ज़ लीडर ने बात कही है, उनकी पार्टी के लोग उस पर जवाब दे सकते हैं। मैं उस पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये लगता है कि जब हो सेशन, मॉनसून सेशन, उसके दौरान चर्चा होनी चाहिए इस मुद्दे पर, पहलगाम के मसले पर? यकीनन पहलगाम पे तो होनी चाहिए ना। पहलगाम क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी है, किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करेंगे, क्यों ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, क्या वजह हुई, हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या रहेगी, ये तो सवाल हमको करना पड़ेगा ना। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, TV9 भारतवर्ष से खास बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी डेलीगेशन का हिस्सा थे। वो डेलीगेशन जो बहरीन, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया और कुवैत गया था, और देश वापस लौटने के बाद उन्होंने खास बातचीत की TV9 भारतवर्ष से।